हेलो, वेलकम बैक। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लेक्चर का फ्रिक्शन वाला जो पार्ट है वो हम समझेंगे। आज थ्योरेटिकली समझते हैं फ्रिक्शन होता क्या। अब अगर हम समझें यहाँ पे फ्रिक्शन के बारे में, तो यहाँ साफ साफ लिखा है द फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ मोशन बिटवीन टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। सीधी सी बात है कि भाई यहाँ पे अगर मेरे को बात करनी होगी दो सर्फेसेस की, बराबर दो सरफेस की बात करनी होगी, मतलब एक सरफेस ये है, ये बॉक्स एक सरफेस है, लेट मी यूज मार्कर। एक सरफेस ये है यहाँ पे, और दूसरा सरफेस ये बॉक्स का। इनके बीच में बिकॉज ऑफ दीज टू सरफेसेस आर इन कॉन्टैक्ट, अब मैं एक को इस साइड पुल करने की कोशिश करूंगा, एक एफ अप्लाई लगा रहा हूं मैं। अब जब एफ अप्लाई मैं लगाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सरफेस भी क्या करेगी, उस ऑब्जेक्ट को रिलेटिवली अपोज करने की कोशिश करेगी, ट्राई करेगी वो ऑब्जेक्ट कि भाई वो ना मूव करे। एज ऑफ इनर्शिया इज ऑल्सो देयर। इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आपका हमेशा रहेगा। जो हम लोगों ने पढ़ा है कि लॉ ऑफ मोशन में कुछ चीज़ें वो ऑल ओवर द फिजिक्स, इफ़ यू आर डीलिंग विद द मैकेनिक्स पार्ट, वो तो रहेगा ही, उसमें कभी कोई ऐसा आप ये मत सोचिए कि वो नहीं होगा। अब यहाँ पे सीधे सीधे हम एक चीज़ समझते हैं यहाँ पे कि फ्रिक्शन में जो बेसिक डेफिनेशन वाला जो पार्ट आएगा वो तो ये लिखा हुआ है, द फोर्स दैट अपोजेस रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ मोशन। या तो आप वर्ड रिलेटिव मोशन यूज़ कीजिए और टेंडेंसी ऑफ मोशन यूज़ कीजिए बिटवीन द टू सर्फेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप यहाँ से एक कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं कि फ्रिक्शन इज ओनली अप्लाइड व्हेन टू सर्फेसेस आर इन कॉन्टैक्ट। तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्रिक्शन की जो डिपेंडेंसी है वो भी अभी हम पढ़ेंगे कि किन किन फैक्टर्स पे है मेजरली। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा इस पे आने से पहले फ्रिक्शन, इस पे बात कर लेते हैं हाउ फ्रिक्शन वर्क्स। इंटरलॉकिंग सिस्टम, इंटरलॉकिंग सिस्टम जिसको कई बार हम की लॉक थ्योरी भी बोलते हैं, की लॉक थ्योरी। की लॉक थ्योरी आपको कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में, अगर इफ़ यू प्रेफर, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा की लॉक थ्योरी। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि व्हेन टू सरफेसेस आर प्रेस्ड टुगेदर और लॉक्ड टुगेदर, यहाँ पे एक वर्ड आप यूज कर सकते हो, प्रेस्ड की जगह पे लॉक्ड टुगेदर, these asperties interlock and get caught on each other and creating resistance to the motion। आप ये सेटअप पे देख पा रहे हो। इसके अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम इमेजिन करने की कोशिश करें, माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत माइनर सी चीज़ों पे अगर हम इमेजिन करें, तो वी हैव अ इमेज ऑफ द सरफेस ऑफ इन कॉन्टैक्ट। तो जो सरफेस इन कॉन्टैक्ट आप देखिए, यहाँ पे ये आ रहा है ऑब्जेक्ट का, अब इसी के इंटरलॉकिंग में क्या लग जा रहा है इमेजिन करके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेट मी दिस वन, एक इफ आई रिमूव दिस वन, यू कैन सी दीज इंटरलॉकिंग विल प्रोवाइड अ रेजिस्टेंस। वो रोकने की कोशिश करेगा। अब रोकने की कोशिश करेगा तो दिस इज व्हाट, कि भाई एक चीज मोशन में होना चाह रही है, दूसरी चीज उसको अगर रोक रही है, तो दीज आर सिंपली कॉल्ड फ्रिक्शन। बराबर सी बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हमें पढ़ना। हाउ इट विल वर्क, जनरली इंटरलॉकिंग सिस्टम और की लॉक थ्योरी। तो की लॉक थ्योरी में भी सिंपल सी बात है कि एक इस तरीके से हम बना देते हैं, ये आपको कम बुक में मिलना चाहिए। इस तरीके से ऑब्जेक्ट गेट ट्रैप्टेड, ये हो गया इधर वाला और ये सरफेस का हो गया। इस तरीके से इट कैन नॉट बी एबल टू मूव एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इज इट दिस वन। फैक्टर्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है फ्रिक्शन पे, ये समझने की कोशिश करते हैं। 3-4 फैक्टर्स हैं बेसिकली। सरफेस नेचर, कि भाई किस टाइप का सरफेस है। रफर सरफेस क्रिएट मोर फ्रिक्शन, स्मूथर वंस हैव लाइक डिसेंट काइंड ऑफ फ्रिक्शन। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, रफर सरफेस क्रिएट मोर फ्रिक्शन देन स्मूथ वन, कि जितना ऊबड़ खाबड़ रोड होगा वहाँ पे गाड़ी चलाने में ज़्यादा मेहनत लगती है।
ज़्यादा मेहनत लगती है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा है। तो अब अगर स्मूथ सरफेस पे चलाते हैं तो इसलिए स्किडिंग ज़्यादा जल्दी होती है जब कभी रेनी सीजन होता है, और रेनी सीजन्स में गाड़ियाँ स्किड बहुत तेज करती हैं। द रीज़न इज़ ओनली बिकॉज इन अ स्मूथ सर्फेसिस फ्रिक्शन इज ऑल्सो जनरली इट इज़ वेरी लेस। उसके बाद और कम हो जाएगा। अब और कम हो जाएगा तो इसके बाद क्या हो जाएगा कि भाई ऑब्वियस सी बात है कि सरफेस वहाँ पे फ्रिक्शन ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल वाली कॉन्सेप्ट आ जाती है। अब जैसे ही फ्रिक्शन वहाँ कम होगा तो क्या होगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, तो देयर इज अ सर्टेन चांसेस ऑफ द एक्सीडेंट विच वी माइट कैन प्रिडिक्ट कि हो जाता है। अब बिकॉज ऑफ द इनरेगुलरिटीज आर लार्ज एंड क्रिएट मोर इंटरलॉकिंग। तो अगर कभी कोई पूछे कि वाई रफ surface having more friction than smooth surface, तो you just have the answer। आपके पास आंसर क्या होगा कि रफर सरफेस क्रिएट मोर फ्रिक्शन देन स्मूथ वन बिकॉज देयर इनरेगुलरिटीज इन देयर स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर्स में इनरेगुलरिटीज हैं तो इनरेगुलरिटीज इन द स्ट्रक्चर्स बिकॉज ऑफ द लार्ज इनरेगुलरिटीज एंड दैट क्रिएट मोर इंटरलॉकिंग दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ज़्यादा इंटरलॉक होगा तो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर पाएगा, मूव नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियसली देयर इज अ रेजिस्टेंस टू द मोशन। तो फ्रिक्शन को आप चाहो तो ये सीधा इस टर्म्स में भी आप समझ सकते हो, it provide a kind of resistance to motion। ये लेक्चर ऑलमोस्ट काफ़ी आपको थियोरेटिकली मैं ट्राई करूंगा कि आपको पूरी चीज़ें फ्रिक्शन के बारे में समझ में आ जाए, बेसिक जिस्ट जो है फ्रिक्शन का, जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पे नॉर्मल फोर्स क्या होता है? नॉर्मल फोर्स हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर फोर्स, और परपेंडिकुलर फोर्स किस पे? किसी भी सरफेस के लिए बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल normal force, the force pressing to the surface, greater normal force result in stronger friction force। for example अगर मेरे पास ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट है और इस पे ऐसा कोई भी, let's imagine this, I have एक ये नॉर्मल रिएक्शन, ये उसका वेट, तो जितना ज़्यादा यहाँ पे आएगा आपका नॉर्मल, जितना ज़्यादा नॉर्मल आएगा तो नॉर्मल इज व्हाट? नॉर्मल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट ऑफ द बॉडी। तो जितना ज़्यादा यहाँ पे बेटा वेट आएगी बॉडी की तो उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ्रिक्शन होगा। भाई जितना भारी उतना हिलाने में मेहनत, उतना हिलाने में मतलब, तो यहाँ पे सीधा सा आप ये कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हो कि द मोर दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। क्लियर है बात? अब मटेरियल टाइप पे भी डिपेंड कर सकता है यहाँ पे चीज़ कि स्पेसिफिक। अब मटेरियल टाइप पे भी हमने बात समझ ली कि भाई मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। तो अगर कोई पूछे कि फ्रिक्शन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, पहले तो सरफेस नेचर पे डिपेंड करता है। सरफेस नेचर कैसा होगा उस पर बात आएंगी। उसके बाद यहाँ पे ये भी बात आएगी कि भाई जितना ज़्यादा सरफेस इन कॉन्टैक्ट आएगा क्या उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि हमें तो बचपन से पढ़ा दिया जाता है कि भाई मोटे टायरों की गाड़ी जल्दी स्किड नहीं होती, इसलिए भी डिमांड फ्रॉम आवर पेरेंट्स कि भाई हमें मोटे टायरों वाली गाड़ी चाहिए। ठीक है, तो अब इसका आप सीधे से आप मतलब समझ सकते हैं, जो मोटे टायरों वाली गाड़ी होती है वो स्किड नहीं करती है, दे हैव प्रोवाइडेड मोर फ्रिक्शन, ऐसा हम मानते हैं। नॉर्मल फोर्स भी हम समझ गए कि भाई जितना ज़्यादा वेट होगा बॉडी का उतना ही ज़्यादा आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो चीज़ें कि उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, कुछ और इमेजिन नहीं करना होता है आपको। मटेरियल टाइप पे बात करते हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ मटेरियल हैव द डिफरेंट स्पेसिफिकली वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन। हम यहाँ से ये चीज़ समझ सकते हैं कि मटेरियल पे डिपेंड करता है। अब अगर हम फ्लो चार्ट या टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन समझते हैं, फ्रिक्शन का जो टाइप है मेजरली इट वाज कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट। लेट मी लेबल इट। पहला जो टाइप है विच इज स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरा है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का बहुत सिंपल सा होता है कि अ काइंड ऑफ फ्रिक्शन, लेट मी राइट इन दिस वन, kind, this color is not properly visible,
let me use darker one. Kind of friction used or came into action of when body is in रेस्ट। ठीक, लेकिन वहीं पे काइनेटिक के साथ ये चीज़ नहीं। काइनेटिक में देयर इज अगेन अ सेग्रीगेशन, बट एक्चुअल अगर हिसाब से समझे तो काइनेटिक क्या है कि काइंड ऑफ फ्रिक्शन came into action of when body is in motion। अब मोशन में है तो उसके अकॉर्डिंगली दो टाइप और डिवाइड करते हैं हम यहाँ। वो जो दो टाइप है वो यहाँ पे हम समझते हैं, बात करते हैं। वी विल अंडरस्टैंड इट बाय द फिगर ऑल्सो। अब यहाँ पे बेटा वो जो चीज़ें आपको देखने मिल रही हैं वो कैसी आएंगी, वो आप इस तरीके से समझो कि काइनेटिक मतलब मोशन की बात है। मोशन दो ही तरीके से हो सकता है, या तो स्लाइड कर लो, खींच लो उसको। तो स्लाइड मतलब क्या हो रहा है, ऐसा नॉर्मल अपन चल रहे हो उसकी बात नहीं कर रहे। स्लाइड अगर आप करते हो तो स्लाइड में धीरे धीरे ऐसे ऐसे खींचोगे, ऐसे खींचने की कोशिश करोगे। तो जब खींचने की कोशिश करोगे, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड स्लाइडिंग मोशन। या तो रोल करोगे, ऑब्जेक्ट विल रोल। तो दो ही टाइप होता है, विच इज फर्स्ट इज स्लाइडिंग, जस्ट लेट मी राइट, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एंड सेकंड इज रोलिंग फ्रिक्शन। अब ये जो दो टाइप है यहाँ पे, ठीक है, लेट मी दिस वन एंड दिस, एक स्लाइडिंग और दूसरा आपका रोलिंग फ्रिक्शन। अब यहाँ फ्रिक्शन समझिए, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो रहा है, इस तरीके से स्टैटिक फ्रिक्शन आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है, इफ यू अप्लाइड अ काइंड ऑफ अ फोर्स, दिस वन, दिस इज एफ अप्लाइड बाय योर साइड, इफ यू हैव अप्लाइड इट, और ऑब्जेक्ट के ऊपर सरफेस एक फोर्स लगाती है, दैट सरफेस इज अप्लाइड दिस फोर्स which is called frictional force। and if both forces are balanced, and if both forces are या तो balanced हो या तो equal हो, तो if I can say FA is equal to this one, तो यहाँ पे no motion is there। if there is no motion beta, then we can easily say it कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। यहाँ पे आप सीधे सीधे बोल सकते हो ना, ऑब्जेक्ट या बॉडी एट रेस्ट। अब रेस्ट पे होता है तो कौन सा मोशन होता है या कौन सा फ्रिक्शन होगा आपके लिए, विच इज स्टैटिक फ्रिक्शन। याद रखिएगा ये बात बराबर से। आप चाहो तो इसको ऐसे धक्का दे के देखो, नहीं होगा, तो यू हैव जस्ट दिस काइंड ऑफ थिंग। अब वहीं पे हम बात करते हैं काइनेटिक पे। तो काइनेटिक में दो चीज़ें हमारे पास है, एक स्लाइडिंग है। लेट्स इमेजिन दिस इज अ काइंड ऑफ इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, दिस इज इंक्लाइंड प्लेन। अब इस इंक्लाइंड प्लेन पे बेटा ऑब्वियस सी बात है, क्या कर रहे हो आप, एक तरह का इस सरफेस पे भी, ये भी एक तरह का सरफेस हम बना देते हैं आपके लिए। ये तो इजीली विजिबल है तो क्यों ही करें। अब इस वाले सेटअप पे आप ध्यान से देखो, मैं इसके ऊपर क्या कर रहा हूँ, एक फोर्स लगा रहा हूँ, एफ ए काइंड ऑफ अप्लाइड फोर्स। एक अप्लाई फोर्स कर रहा हूँ,
वो जैसे ही मैं उस पर अप्लाई करूँ, एक तो इंक्लाइंड पाथ है, इंक्लाइंड पाथ की वजह से क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट या बॉडी स्टार्ट्स स्लाइडिंग। अब जैसे ही बेटा वो स्लाइडिंग शुरू करेगा तो देयर इज अ काइंड ऑफ अ मिनिमम फ्रिक्शन अप्लाइड ऑन द बॉडी। मिनिमम फ्रिक्शन अप्लाई होगा बिकॉज अगर मोशन पे रहेंगे तो फ्रिक्शन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या मोशन हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मिनिमम फ्रिक्शन कम मिलता है हमको, जनरली बहुत कम फ्रिक्शन मिलता है स्लाइडिंग में। वहीं पे एक चीज़ और समझते रोलिंग पे, सपोज दिस इज योर नॉर्मल पाथ और इंक्लाइंड पाथ, जैसा आप पाथ कंसीडर करना चाहते हैं, इंक्लाइंड पाथ और अ नॉर्मल पाथ। अब इस पाथ पे इफ आई हैव अ रोटेटिंग ball, if I have a rotating ball, the ball starts sliding or a kind of start rolling। स्लाइड होगा, घिसता जाएगा, बट ऐसा हो नहीं रहा, ये रोल होना शुरू करेगा। कैसे, इस तरीके से, पहले ये फिर ये, तो इस तरीके से बॉडी स्टार्ट्स कब से होगा, जब मैंने यहाँ पे एक एफ अप्लाई, एक फोर्स लगा दिया बॉडी पे, से धक्का दे दिया। जैसे ही मैंने धक्का दिया तो ये बॉडी क्या हो गई, गोल गोल घूमना शुरू की। तो ऑब्वियस सी बात है ये एक मोशन में आ गई विच इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। क्योंकि जूम आउट करके अगर पिक्चर देखो तो काइनेटिक फ्रिक्शन की हम बात कर रहे हैं। अब इतनी बात है, यहाँ तक तो हो गई चीज़ें। हमने ये भी समझ लिया कि भाई डिफरेंट टाइप ऑफ द फ्रिक्शन हैव डिफरेंट सिनेरियो टू आल्सो एक्ट। भाई स्टैटिक फ्रिक्शन रेस्ट वाली सिचुएशन पे काम करता है, स्लाइडिंग अलग काम कर रहा है, रोलिंग अलग काम कर रहा है। रोलिंग क्या हर ऑब्जेक्ट पे काम करेगा, ऑब्वियस सी बात नहीं कर सकता, क्योंकि रोलिंग जनरली वी एज्यूम इन अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट पे काम करेगा। रोटेटिंग ऑब्जेक्ट आइदर इट कैन बी, यहाँ पे हम मान लेते हैं स्फेरिकल। अब तुम बोलो कि सर हम स्क्वायर को भी पलटा दे, पलटा तो बेटा विकास दुबे के लिए गाड़ी पलटा दे, बात अलग है ना, कि जनरली ये चीज़ आप समझिए। अब यहाँ पे फ्रिक्शन का ये एक बेसिक चार्ट भी आपको क्लियर है कि भाई टाइप्स ऑफ द फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक होता है, काइनेटिक होता है। काइनेटिक के दो पार्ट होते हैं, स्टैटिक रेस्ट पे होता है और बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है, और बॉडी इज इन मोशन। रिप्रेजेंटेशन का सिंबल जो होता है वो हम इसको एफ एस से करते हैं, इसको एफ के से करते हैं, कर्सिव वाला एफ स्मॉल लेटर में सबस्क्रिप्ट वी कैन राइट इट ऑफ। तो ये जो कॉन्सेप्ट अभी तक हमने देखा, अब इसको ग्राफ के फॉर्मेट में समझने की कोशिश करते हैं। ये लेट्स अज्यूम दिस इज द ग्राफ। अब देयर इज अ फ्रिक्शन एंड देयर इज अ अप्लाइड फोर्स। बराबर, मैं जैसे जैसे बॉडी को ऐसे धक्का दे रहा हूँ, लेकिन बॉडी के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगी हुई है। नॉर्मल फोर्स लगी होने की वजह से बेटा बॉडी मूव नहीं कर रही है मेरी, बिल्कुल हिल ही नहीं रही है, बोल दे रही है, मना कर दे रही है, मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हारी जिंदगी से जब तक तुम उतना एफर्ट नहीं दोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी। तो रीजन इज बिकॉज देयर इज अ काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन, यू हैव टू अप्लाई मोर एफर्ट, या तो जाने के लिए या तो लाने के लिए, दोनों में है। अब फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ काइंड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड दिस इज अ काइंड ऑफ एफ अप्लाई विच इज रिटर्न ओवर देयर। शुरू में क्या हो रहा है, धीरे धीरे लेट मी हाईलाइट इट, धीरे धीरे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इधर से बढ़ाते हैं, इस पॉइंट पे देखें, यहाँ पे धीरे धीरे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का स्टेटमेंट आपको देखने मिल रहा है यहाँ पे कि भाई आप फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, फोर्स बढ़ा रहे हैं और फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है। भाई आपने पहले मान लेते हैं किसी बॉडी को हिलाने के लिए 5 न्यूटन का फोर्स लगाए, हो सकता है उसको 10 की ज़रूरत है, फिर आपने 6 लगाया, 7 लगाया, 8 लगाया, 9 लगाया, जब 10 लगाया तो 10 पे एक खास तरीके का फ्रिक्शन एक्शन में आता है विच इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। व्हाट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन बेटा इट्स अ सिंपली अ काइंड ऑफ फ्रिक्शन विच इज अ काइंड ऑफ, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक ही, मतलब
max static friction, maximum static friction, which is also called FL. अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा ये उसका जो पीक वैल्यू होगी, सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी, विच इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो अगर ऑब्जेक्ट को मोशन में आना है तो इस वैल्यू को पार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मार्क जो मैंने यहाँ पे किया, दिस इज द FL लिमिटिंग वैल्यू, दैट्स व्हाई इट इज रिटन ओवर देयर। FS मैक्स कर दो या फिर आप FL कर दो, दैट बोथ रिप्रेजेंटेशन विल बी इक्वल। अब यहाँ पे आप साफ साफ मेजर कर सकते हो। उसके बाद वो कर्व नीचे हो गया है, यहाँ हो गया वो कर्व, बिकॉज यहाँ पे एक कांस्टेंट फ्रिक्शन इज अप्लाइड। कांस्टेंट फ्रिक्शन से आप ये चीज साफ साफ समझ सकते हो कि बेटा कांस्टेंट फ्रिक्शन का क्या मीनिंग है, कि भाई एक फिक्स्ड वैल्यू है फ्रिक्शन की विच इज अप्लाइड। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे बोल सकते हो ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ऑब्जेक्ट आपका मोशन में। तो मोशन में कौन सा फ्रिक्शन लगता है यहाँ पे, एफ के, विच इज काइनेटिक। इधर पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा आपका, लेट मी राइट विद द डिफरेंट कलर सो इट विल बी इजिली विजिबल टू यू। स्टैटिक को हम कैसे लिखते हैं, एफ एस। यहाँ पे कौन सा लग रहा है, विच इज मेंशन्ड, ठीक है, इस वाली पॉइंट। तो ये जो ग्राफ है आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए बनाते हुए। स्कूल्स में जनरली ये ग्राफ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ड्रॉ प्लॉट अ ग्राफ, यहाँ पे आ जाएगा ये ग्राफ, ठीक है, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन फ्रिक्शन वर्सेस अप्लाइड वाला। तो ये चीज़ आपको बनती है तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, और कोई बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है ये ग्राफ। देखिए भाई शुरू में आप बढ़ा रहे हो, तब तक आप बढ़ाते हो जब तक बॉडी मोशन में नहीं आने वाली होती है, लेकिन जब वो मोशन में आने वाली होती है तब उस बॉडी के ऊपर सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है। सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन लगाने वाले फोर्स को, फ्रिक्शनल फोर्स को क्या बोलते हैं, हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, क्योंकि वो लिमिट करती है वैल्यू। इसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ा रहे हो, लिमिटिंग पार किया तो कर्व नीचे आ जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा। मोशन में आएगा, अगर फ्रिक्शन की वैल्यू मोशन में ज़्यादा होगी तो वहाँ हीट प्रोड्यूस होगा, वियर एंड टियर होगा, आपका ऑब्जेक्ट डैमेज हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है मोशन में आने से ऐसी चीज़ें चलती हैं। एक क्वेश्चन क्लास 9th में भी पूछते हैं, हम 11th में से रैंडम पूछ लेते हैं, वाई इन अ हाईवे द टायर्स, द वियर एंड टियर्स ऑफ द टायर्स इज मोर कंपेयर टू इन अ नॉर्मल रोड्स। बिकॉज इन अ टायर्स की अगर बात करते हैं स्मूथ सर्फेसेस पे एक हद तक, फॉर एग्जाम्पल एक हद तक आप रब करते हो स्मूथ सर्फेस पे से, तो क्या होता है यहाँ पे कि कुछ दिक्कत नहीं होती। लेकिन टाइम के बाद जैसे आप रब करना शुरू करते हो तो देयर इज अ काइंड ऑफ हीट जनरेशन, कि स्मूथ सर्फेस पे आप लिमिट तक हद करते हो, रब करोगे तो चल जाता है। एक लिमिट के बाद अगर उसको रब करते हो तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे हीट जनरेशन हो जाती है, वहाँ पे फ्रिक्शन बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ेगा, हीट बढ़ेगी बिकॉज ऑफ द एनर्जी एंड फोर्सेस इट इज। तो जैसे जैसे हाईवेज पे टायर्स का भी ऐसा होता है, भाई गाड़ी चल रही एक स्मूथ सरफेस मिल रहा है तो वियर एंड टियर भी वहाँ ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इन रफ सर्फेसेस, क्योंकि रफ सर्फेसेस पे इंटरलॉकिंग होने की वजह से वो टायर्स बच जाते हैं। याद रखिएगा बात, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज। आज हमने यहाँ पे फ्रिक्शन के बारे में जितनी भी चीज़ें थी वो डिस्कस कर ली। सबसे पहले हमने बात की कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन फिर कैसे काम करता है, this is how the friction looks like. I tried to pull it out but it was not in a motion. यहाँ पे आप सीधे सीधे ये डिज़ाइन कर सकते हो, इसके ऊपर एक mg फोर्स है, ये नॉर्मल है, तो जो फ्रिक्शन है that is directly proportional to n, और from न्यूटन थर्ड लॉ every action has equal and opposite reaction, तो n is equal to mg हो जाएगा, तो n is equal to mg करके कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है आप यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगा ही सकते हैं आराम से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये साइन हटेगा तो देयर इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट की ये जो कि आपको आने वाले वीडियोस पे हम यूज करेंगे। तो व्हाट इज दिस वन, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब किस फ्रिक्शन के लिए बात होगा तो वो भी एक एक करके हम देखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर स्टैटिक एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ काइनेटिक ऑलमोस्ट सेम होता है, कोई खास चेंजेस नहीं आएंगे, तो इट विल बी वेरी इजी। तो सबसे पहले हमने पढ़ा फ्रिक्शन क्या होता है, फिर हाउ फ्रिक्शन वर्क्स
द ओरिजिन ऑफ द फ्रिक्शन दैट डिपेंड्स ऑन द इंटरलॉकिंग ऑफ द सर्फेसेस। फैक्टर्स सरफेस नेचर पे काम करते हैं, ठीक है। नॉर्मल सरफेस नॉर्मल फोर्स पे काम करते हैं, जितना ज़्यादा नॉर्मल फोर्स होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा बेटा, याद रखना। मटेरियल टाइप पे काम करते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पे फिर बात की हमने कि भाई स्टैटिक होता है, काइनेटिक होता है। स्टैटिक का जो मैक्सिमम होता है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग। काइनेटिक है, दिस इज काइनेटिक के दो पार्ट, स्लाइडिंग और रोलिंग। स्लाइडिंग रोलिंग भी समझा, ठीक है। फिर ये ग्राफ समझा, दैट ग्राफ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट द अप्लाइड एंड फ्रिक्शन बिटवीन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। गो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू सो मच।